हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कत्यूरी या कार्तिकेय वंश के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम संपूर्ण कत्यूरी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट से लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने पवार वंश व चंद वंश के बारे में भी पढ़ा चुका हूं दोस्तों, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, शुरू करते हैं हम कत्यूरी वंश के बारे में। जनश्रुति के अनुसार कत्यूरी वंश का संस्थापक वासुदेव था, किंतु उनका नाम किसी भी अभिलेख या वंशावली में नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जनश्रुति के अनुसार कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। लेकिन दोस्तों, इनका नाम किसी भी अभिलेख या वंशावली में वासुदेव का नाम नहीं मिलता है। काबुल के कोटरमान वंश का अंतिम नरेश भी वासुदेव था। तो काबुल के कोटरमान वंश का अंतिम नरेश भी कौन था? वासुदेव ही था। त्रिभुवन राज के शिलालेखों से प्राप्त होता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश का नाम बसंतदेव था, ना कि वासुदेव। तो दोस्तों, जो त्रिभुवन राज थे उनके शिलालेखों से प्राप्त होता है कि जो कत्यूरी वंश का संस्थापक था वो थे बसंतदेव, ना कि वासुदेव। कत्यूरी वंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है कत्यूरी वंश को। कार्तिकेयपुर के नरेशों के अब तक 8 अभिलेख मिले हैं। तो कार्तिकेयपुर जो नरेश हैं उनके अब तक कितने अभिलेख मिले हैं दोस्तों? 8 अभिलेख मिले हैं। सभी अभिलेखों की लिपि कुटिला है। तो दोस्तों, जो 8 अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि क्या है? उन सभी अभिलेखों की लिपि कौन सी है? कुटिला है। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी। बाद में इनकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के बैजनाथ घाटी में बनाई गई। तो दोस्तों, कत्यूरी वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों वो जोशीमठ चमोली में थी, और इनकी जो बाद की राजधानी थी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के बैजनाथ घाटी यानी कि बागेश्वर में इनकी दूसरी राजधानी थी। कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी ढिकुली के निकट गाने वाला बड़ता। तो दोस्तों, कत्यूरियों की जो शीतकालीन राजधानी होगी दोस्तों वो कहाँ थी? ढिकुली। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्थित प्रशस्ति लेख से इस प्रांत को कार्तिकेयपुर कहा गया है। तो दोस्तों, जो समुद्रगुप्त के क्या है प्रयाग प्रशस्ति लेख है उसमें उत्तराखंड को कार्तिकेयपुर कहा गया है। तालेसर में उपलब्ध 5वीं तथा 6वीं शताब्दी के ताम्रपत्रों में कार्तिकेयपुर तथा ब्रह्मपुर दोनों नामों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, जो तालेसर ताम्रलेख है उनमें उत्तराखंड का नाम कार्तिकेयपुर तथा ब्रह्मपुर दोनों का नाम क्या है? उल्लेख मिलता है। पांडुकेसर अब ताम्रपत्र में केवल कार्तिकेयपुर शब्द आया है। तो दोस्तों, लेकिन पांडुकेसर ताम्रपत्र में उत्तराखंड का नाम केवल कार्तिकेयपुर ही मिलता है। चीनी यात्री हेनसांग ने इसे ब्रह्मपुर शब्द से संबोधित किया है। लेकिन क्या किया दोस्तों? हेनसांग ने उत्तराखंड को ब्रह्मपुर शब्द से संबोधित किया है, और स्त्री राज्य का वर्णन भी हेनसांग ने किया है। लेकिन दोस्तों, जो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र है वो संपूर्ण क्षेत्र को हेनसांग ने स्त्री राज्य शब्द से क्या किया है? इसका वर्णन किया है। इस राजवंश के ताम्रलेख बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेसर, बैजनाथ आदि स्थानों से मिलते हैं। तो दोस्तों, कत्यूरी वंश के जो ताम्रपत्र लेख मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेसर, बैजनाथ आदि स्थानों से क्या मिलते हैं? कत्यूरी वंश के ताम्रलेख मिलते हैं। सन 700 ईस्वी से लगभग 1030 ईस्वी तक इस राजवंश के 3 से अधिक परिवारों ने क्या किया था? शासन किया था। बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम राजा कौन था? बसंत देव था। तो दोस्तों, जो बागेश्वर लेख है उसके अनुसार क्या है? कत्यूरी वंश का यानी कि कत्यूरी राजवंश का प्रथम परिवार का प्रथम राजा कौन था? बसंत देव था। बसंत देव ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो बसंत देव ने किसकी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बसंत देव के बाद खरपड़देव राजा बना। खरपड़देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। बसंत देव के बाद शासक कौन बना दोस्तों? खरपड़देव बना। खरपड़देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के क्या था? समकालीन था। कश्मीर इतिहासकार कलहण की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तिपीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है।
तो दोस्तों कश्मीरी इतिहासकार कौन हो गया? कर्ण। और इनकी पुस्तक कौन होगी? राज तरंगिणी। तो इसमें क्या लिखा है दोस्तों? इसने कश्मीरी राजा थे दो जो ललितादित्य मुक्तिपीड़, इनके द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किस पुस्तक में है? तो दोस्तों ये है राज तरंगिणी में। और दोस्तों राज तरंगिणी किसकी होगी? कर्ण की। संभवतः इसी समय खरपड़देव कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर नए वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों इसी समय क्या किया था? खरपड़देव ने कार्तिकेयपुर पर कब्जा करके नए वंश की स्थापना की थी। खरपड़देव का पुत्र कल्याणराज था। तो दोस्तों खरपड़देव का पुत्र कौन हो गया? कल्याणराज। इनकी पत्नी कौन होगी? लद्दा देवी। तो दोस्तों खरपड़देव की पुत्र कौन हो गया? कल्याणराज। और इनकी पत्नी कौन होगी? लद्दा देवी। बागेश्वर लेख के अनुसार खरपड़देव का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था। तो दोस्तों जो बागेश्वर लेख है उसके अनुसार क्या है? खरपड़देव वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? त्रिभुवन राज। नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। इसी आक्रमण के बाद कार्तिकेयपुर में खरपड़देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों जो बंगाल के पाल शासक है धर्मपाल, उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया है। तो इसका जो साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है दोस्तों? ये नालंदा अभिलेख से इनके साक्ष्य मिलते हैं। इसी आक्रमण के बाद दोस्तों कार्तिकेयपुर में खरपड़देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। निम्बर शैव धर्म मानने वाला था। तो निम्बर कौन सा धर्म मानता था? शैव धर्म मानता था। उसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? निम्बर द्वारा करवाया गया था। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना, जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो निम्बर के बाद शासक कौन बना? इष्टगण बना। इसने क्या किया था दोस्तों? इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था इष्टगण ने। इष्टगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलिश, नटराज मंदिर बनवाए। तो इष्टगण ने जागेश्वर में कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? नवदुर्गा, लकुलिश व नटराज मंदिर बनवाए थे इष्टगण ने जागेश्वर में। इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित सूर्यदेव शासक बना था। तो दोस्तों इष्टगण के बाद कौन शासक बना था? उसका पुत्र ललित सूर्यदेव। पांडुकेसर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव को काली कलंक पग मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतारों के समान बताया। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि काली कलंक पंख मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतारों के समान किस कत्यूरी शासक को बताया? तो ये बताया ललित सूर्यदेव को। ललित सूर्यदेव सबसे प्रतापी शासक था। तो कत्यूरी शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? ललित सूर्यदेव। ललित सूर्यदेव पुत्र भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो दोस्तों बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया था? भूदेव के द्वारा करवाया गया था। भूदेव बौद्ध धर्म का विरोधी था। तो पूछा जा सकता है कि कत्यूरी वंश में बौद्ध धर्म का विरोधी कौन था? तो भूदेव था। सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सूर्यदेव के प्राप्त हुए। तो दोस्तों कत्यूरी वंश में सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं ललित सूर्यदेव के, जो क्या था? सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। सलोलादित्य वंश की स्थापना इच्छरदेव ने की थी। इच्छरदेव के बाद देशदेव, पद्मदेव शासक बने थे। तो दोस्तों सलोलादित्य वंश की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? इच्छरदेव के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, सलोलादित्य वंश की स्थापना किसके द्वारा हो गई दोस्तों? इच्छरदेव के द्वारा। और दोस्तों इच्छरदेव के बाद कौन बने थे शासक? देशदेव व पद्मदेव क्या बने थे? शासक बने थे। सलोलादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सुरभिक्ष राज देव था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? सुरभिक्ष देव राज था। इन शासकों की राजभाषा संस्कृति तथा जो लोक भाषा थी वो पाली थी। तो कत्यूरी वंश की राजभाषा कौन होगी दोस्तों? संस्कृत तथा लोक भाषा हो गई पाली। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य आए थे। तो आदि गुरु शंकराचार्य किसके शासन काल में आए थे? कत्यूरी राजवंश के उसमें। और बौद्ध धर्म को समाप्त कर हिंदू धर्म को पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों कत्यूरी वंश के समय क्या था? बौद्ध धर्म का बहुत प्रचलन था। आदि गुरु शंकराचार्य ने दोस्तों बौद्ध धर्म को समाप्त कर क्या किया था? हिंदू धर्म को पुनः स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्यागा था। उस समय उनकी आयु 32 वर्ष थी। तो दोस्तों आदिगुरु शंकराचार्य की मृत्यु कब हुई थी? 820 ईस्वी में केदारनाथ में इनकी मृत्यु हुई थी।
उस समय दोस्तों इनकी आयु क्या थी, मात्र 32 वर्ष थी। आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के दार्शनिक थे। और ये किसके दार्शनिक थे, अद्वैतवाद के दार्शनिक थे आदिगुरु शंकराचार्य। आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। तो 4 मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा। तो दोस्तों ये 4 मठ है, ज्योतिर्मठ, पुरी, सिंगरी और द्वारिका। ठीक है दोस्तों, 4 मठ कौन कौन से हो गए, ज्योतिर्मठ, पुरी, सिंगरी और द्वारिका। और ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी इनकी, ये की गई थी आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाडी में हुआ था, चेर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ होता, केरल के कलाडी गांव में होता था, जो क्या आता था, चेर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। आदिगुरु शंकराचार्य के पिता शिवगुरु, माता सुभद्रा थी। ठीक है दोस्तों, आदिगुरु शंकराचार्य के पिता कौन हो गए, शिवगुरु, और माता कौन होगी, सुभद्रा। वह गुरु गोविंद स्वामी थे। और दोस्तों जो इनके गुरु थे वो कौन थे, गोविंद स्वामी। ठीक है दोस्तों, शंकराचार्य के गुरु कौन हो गए, गोविंद स्वामी। अब बात करते हैं दोस्तों कत्यूरी या कार्तिकेय या कत्यूरी काल के पदाधिकारियों के बारे में। तो चंद्रगुप्त की भांति कत्यूरी नरेशों के विभिन्न पदाधिकारी होते थे। तो चंद्रगुप्त की भांति कत्यूरी नरेशों के भी क्या थे, विभिन्न पदाधिकारी थे। तो देखते हैं दोस्तों इनमें प्रांतपाल। तो प्रांतपाल का कार्य था दोस्तों सीमाओं की सुरक्षा करना। ठीक है दोस्तों, प्रांतपाल कौन हो गए, सीमाओं की सुरक्षा करने वाले क्या कहलाते थे, प्रांतपाल। सेकेंड है दोस्तों घटपाल। तो घटपाल क्या थे, गिरिद्वारों के रक्षक। ठीक है दोस्तों, घटपाल हो गए गिरिद्वारों के रक्षक। वर्मपाल हो गए दोस्तों सीमावर्ती मार्गों के से आने व जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर ये क्या करते थे, निगाहें रखते थे। थर्ड है दोस्तों नरपति। तो ये क्या करते हैं, नदी घाटों पर आगमन की सुविधा। तो नदी घाटों पर क्या करते थे, आगमन की सुविधा किसके द्वारा की जाती थी, नरपति के द्वारा। कर की वसूली तथा संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर छानबीन भी करता था नरपति द्वारा। अब ये दोस्तों कत्यूरी की जो सेना थी दोस्तों वो 4 भागों में विभाजित थी। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि कत्यूरी जो वंश की सेना कितने भागों में विभाजित थी, तो 4 भागों में विभाजित थी कत्यूरी सेना। पहला दोस्तों पदातिक। तो पदातिक का कार्य होता था पैदल सेना या गोलमिक कहलाते थे दोस्तों, जो पैदल सेना होती थी। अब है दोस्तों अश्वरोही। तो अश्वरोही होते हैं दोस्तों घोड़े वाले, क्या कहलाते हैं, अश्वरोही। तीसरा है दोस्तों गजारोही। तो गजारोही हो गए दोस्तों हाथी वाले। चौथा है दोस्तों उष्टारोही हो गए दोस्तों ऊंट वाले। ठीक है दोस्तों, तो कत्यूरी वंश के शासन यानी कि शासन में सेना कितने भागों में विभाजित थी, 4 भागों में क्या थी, विभाजित थी। राज्य तथा जनता की संपत्ति की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए सिपाही होते थे। तो दोस्तों कत्यूरी वंश में जो राज्य होता था उन जनता की संपत्ति की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कौन होते थे, सिपाही होते थे। अपराधियों का पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, दोष पदाधिक होता था, जो अपराधियों को पकड़ता था। गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दुशासनिक था। तो गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, दुशासनिक। अब है दोस्तों क्षेत्रपाल। तो राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था दोस्तों क्षेत्रपाल। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रपाल का क्या कार्य था, राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखने का कार्य किसका था, क्षेत्रपाल का। प्रभातार था दोस्तों भूमि माप का कार्य किसका था, प्रभातार का। ठीक है दोस्तों, प्रभातार का कार्य क्या था, भूमि मापन का कार्य करता था। उपचारिक या पटकोषचारिक नामक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था। तो उपचारिक या पटकोषचारिक नामक अधिकारी क्या करता था, भूमि के अभिलेख रखता था। खंडपति का काम था दोस्तों खनिज तथा वनों की रक्षा करना। ठीक है दोस्तों, खंडपति का काम क्या हो गया, खनिज तथा वनों की रक्षा करना। अगला दोस्तों भोगपति या शोल्किक नामक अधिकारी का काम होता है दोस्तों, इनका कार्य योग शुल्क आदि करों को वसूल करना था। ठीक है दोस्तों, भोगपति या शोल्किक का नामक अधिकारी का कार्य क्या था, इनका कार्य था दोस्तों योग शुल्क आदि करों का वसूल करने का काम था दोस्तों भोगपति या शोल्किक का। अब है दोस्तों भट्ट और चार प्रचार नामक अधिकारी। ठीक है दोस्तों, कौन, भट्ट और चार प्रचार नामक अधिकारी प्रजा से बिष्टी या बेगार लेता था। तो बिष्टी या बेगार लेने का कार्य किस अधिकारी का था, भट्ट या चार प्रचार नामक अधिकारी का। अभिलेखों में राज्य अधिकारियों का क्रम। तो अभिलेखों में राज्य अधिकारियों का क्रम हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों राजा, सेकंड है राजनायक,
फिर है दोस्तों राजमात्या, सामंत, महासामंत, ठक्कुर, महामनुष्य और महाकर्ता क्या है, इसमें क्या है, इनके राजाओं के क्या है दोस्तों, ये अधिकारियों का क्रम है। राजा शब्द का प्रयोग युवराज के लिए होता था। तो राजा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था, युवराज के लिए होता था। डोटी के छोटे राजकुमार रैका कहलाते थे, और डोटी के जो छोटे राजकुमार होते थे वो क्या कहलाते थे, रैका कहलाते थे। राज्य प्रांतों में विभक्त था, जिनका शासक उपरिक यानी कि राज्यपाल होता था। तो दोस्तों जो राज्य थे वो किस में विभक्त थे, प्रांतों में विभक्त थे, और इनका शासक कौन होता था, उपरिक या राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, उपरिक को ही क्या कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं। इनका शासक कौन होता था, राज्यपाल होता था। प्रांतों को विषय व जिलों में बांटा गया था। तो राज्य को किस में बांटा गया दोस्तों, प्रांतों में बांटा गया था, और प्रांतों को दोस्तों विषय व जिलों में बांटा गया था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी विषयपति कहलाता था। ठीक है दोस्तों, विषय और जिलों का प्रांतों को क्या किया था, विषय और जिलों में बांटा गया था, और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी था वो विषयपति कहलाता था। कत्यूरी शासकों से 4 विषयों तथा लोक गाथाओं से अन्य विषयों का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, कत्यूरी शासकों से 4 विषयों तथा लोक गाथाओं से अन्य विषयों का पता चलता था। तो दोस्तों ये देख लेते हैं हम। पहला है दोस्तों कार्तिकेय पूर्व विषय। पहला हो गया दोस्तों कार्तिकेय पूर्व विषय। तो ये था दोस्तों जोशीमठ से गोमती। तो क्या था दोस्तों, जोशीमठ क्या थी, कार्तिकेयपुर की पहली राजधानी थी। सेकंड थी गोमती, यानी कि कहाँ थी, बैजनाथ बागेश्वर में। सेकेंड है दोस्तों टंकणपुर विषय। तो यह था अलकनंदा भागीरथी के संगम के ऊपर तक। तो टंकणपुर क्षेत्र कौन सा कहलाता था, भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी के संगम के ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, टंकणपुर विषय। थर्ड है दोस्तों अंतराग विषय। तो अंतराग विषय क्या कहलाता था, भागीरथी व अलकनंदा के मध्यवर्ती क्षेत्र को क्या कहा जाता था, अंतराग विषय कहा जाता था। अब है दोस्तों चौथा ऐसाल विषय। तो ऐसाल विषय भागीरथी व यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ऐसाल क्षेत्र, यानी कि ऐसाल विषय कहा जाता था। पांचवा है दोस्तों मायापुर हाट। तो मायापुर हाट है दोस्तों हरिद्वार के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, मायापुर हाट कहा जाता था। दुधारू पशुओं से दूध प्राप्त करने का कार्य आबिर का होता था। तो दोस्तों जो दुधारू पशु होते थे उनसे दूध प्राप्त करने का कार्य किसका होता था, आबिर का होता था। तो दोस्तों कत्यूरी वंश के बारे में इंपॉर्टेंट इतना ही था। दोस्तों वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।